क्या एक घर खरीदना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है या आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियली गलती? अक्सर हमारे माता पिता, रिश्तेदार और समाज हमें बचपन में एक ही बात सिखाते हैं, बेटा जब तक अपना खुद का घर न हो तब तक इंसान सेटल नहीं होता। किराए का घर मतलब हर महीने पैसे नाली में बहाना। लेकिन क्या साल 2026 की कड़वी हकीकत भी यही है? आज इस वीडियो में मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा। आज हम बात करेंगे उस सच की जो रियल एस्टेट बिल्डर्स और बैंक वाले आपसे छुपाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम रेंट और बाय की बहस को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हम मैथ के साथ कैलकुलेटर पर यह देखेंगे कि अगर आप 50 लाख या 1 करोड़ का घर खरीदते हैं तो अगले 20 साल में आप अमीर बनेंगे या सिर्फ बैंक की जेब भरेंगे। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ऐसा 3 रूल फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप खुद तय कर पाएंगे कि आपके लिए इस साल क्या सही है। अगर आप अपने खून पसीने की कमाई को अगले 20 साल के लिए किसी गलत जगह नहीं फंसाना चाहते तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब आप 1 करोड़ का फ्लैट खरीदने जाते हैं तो आपको लगता है कि आपकी जेब से सिर्फ 1 करोड़ रुपए जा रहे हैं, लेकिन यहीं पर आप सबसे बड़ा धोखा खाते हैं। एक घर खरीदने की असली कीमत सिर्फ उसकी डाउन पेमेंट और ईएमआई नहीं होती। आइए इसके पीछे हुए खर्चों को जोड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी लगभग 5% से 7%, यानी 1 करोड़ के घर पर सीधे 6-7 लाख रुपए गायब। मेंटेनेंस चार्ज हर महीने 3,000 से 8,000 जो जिंदगी भर देने हैं। प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस हर साल का फिक्स खर्च। इंटीरियर और फर्निशिंग कम से कम 5 से 10 लाख का खर्च जो हर घर में घुसते ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा विलेन कौन है? आपका होम लोन इंटरेस्ट। अगर आप 20 लाख डाउन पेमेंट देकर 80 लाख का लोन 8.5% की ब्याज दर पर 20 साल के लिए लेते हैं तो क्या आप जानते हैं कि 20 साल बाद आप बैंक को कितना पैसा वापस कर चुके होंगे? आप कुल मिलाकर लगभग 1.66 करोड़ रुपए चुकाएंगे, यानी 80 लाख के लोन के बदले 86 लाख रुपए सिर्फ ब्याज। अब मुझे बताइए, क्या आपका घर सच में 1 करोड़ का था? अब दूसरी तरफ देखते हैं रेंटिंग। लोग कहते हैं रेंट का पैसा बर्बाद जाता है, लेकिन 2026 में भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, पुणे में रेंटल याइल्ड सिर्फ 2% से 3% है। इसका सीधा मतलब क्या है? जिस 1 करोड़ के घर की ईएमआई हर महीने लगभग 70,000 जाएगी, वही घर आपको किराए पर मात्र 25,000 से 30,000 में मिल जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपने घर नहीं खरीदा, आपने किराए के मकान में रहना चुना, तो आपकी हर महीने कितनी बचत हुई? ईएमआई 70,000 और किराया 30,000, हर महीने बचे 40,000। इसके अलावा जो 20 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट के देने वाले थे वो भी आपकी जेब में सुरक्षित हैं। अब हमारे चैनल के स्मार्ट इन्वेस्टर्स की तरह अगर आप उस 20 लाख रुपए को एक बार में लमसम और इस 40,000 रुपए की प्रति माह बचत को एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में एसआईपी कर देते हैं और
हम बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 12% का सालाना रिटर्न मानकर चलें, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा? चलो बताओ कितना पैसा होगा, लगाओ दिमाग लगाओ, कितना पैसा होगा? पूरे 5.8 करोड़ एप्रोक्स। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तरफ आपका 1 करोड़ का फ्लैट 20 साल बाद शायद 3 करोड़ या 3.5 करोड़ का होगा, और दूसरी तरफ आपके पास 5.8 करोड़ रुपए कैश, कड़ी वेल्थ होगी। अब आप खुद सोचिए, अमीर कौन बना, किराएदार या मकान मालिक? लेकिन दोस्तों, जिंदगी एक्सेल शीट और कैलकुलेटर पर नहीं चलती। घर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वह एक इमोशन भी है। किराए के घर में अपनी कुछ परेशानियां हैं। हर 11 महीने में मकान मालिक का रेंट एग्रीमेंट रिन्यू करना, बार बार घर बदलने का सिर दर्द, और वो आजादी न मिलना कि आप दीवारों पर अपनी मनपसंद का पेंट करा सके या कील ठोक सके। अगर आपके पास एक परमानेंट शहर है, आपकी जॉब स्टेबल है और आप अपने परिवार को एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं, तो घर खरीदना गलत नहीं है, लेकिन उसे फाइनेंशियल सुसाइड मत बनाइए। तो फिर 2026 में सही फैसला कैसे लें? इसके लिए मैं आपको 3 सुनहरे नियम दे रहा हूँ, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। नियम नंबर 1, द 30/40 रूल। आपकी जो होम लोन की EMI है, वो आपके इन हैंड मंथली सैलरी के 30 से 40% से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। अगर सैलरी 1 लाख है तो EMI 35,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। नियम नंबर 2, द 5-year स्टेट टेस्ट। अगर आप उस शहर या उस घर में अगले 5 से 7 साल तक रहने के लिए 100% श्योर नहीं है, तो आंख बंद करके सिर्फ रेंट पे रहिए। रियल एस्टेट को तुरंत बेचना नामुमकिन होता है। नियम नंबर 3, बाय फॉर लिविंग, रेंट फॉर इन्वेस्टिंग। अगर रहने के लिए घर खरीद रहे हैं तो इमोशनल वैल्यू सोचकर खरीदें, उसमें रिटर्न की उम्मीद न करें। लेकिन अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ फ्लैट लेकर उसे रेंट पर चढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आज के जमाने में उससे खराब कोई फैसला नहीं है। उससे बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड में SIP चालू रखें। तो दोस्तों, लब्बो-लुआब यह है कि कोई भी एक फैसला हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता। अगर आपकी प्राथमिकता फाइनेंशियल फ्रीडम और बड़ी वेल्थ बनाना है, तो रेंटिंग प्लस SIP बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता मानसिक शांति और स्टेबिलिटी है, तो सही बजट में घर खरीदना बेहतर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप 2026 में घर खरीदना पसंद करेंगे या रेंट पर रहकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना? मुझे नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, और फाइनेंशियली की ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।